हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, जिसका हमने लगभग टॉपिक को समाप्त कर दिया है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है जो है पाउली का सिद्धांत, या इसे पाउली का सिद्धांत ना कहकर या पाउली का नियम ना कहकर आपसे कह देगा कि पाउली के अपवर्जन सिद्धांत। तो दोनों बात एक ही होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए पाउली ने क्या बताया था इस सिद्धांत में, तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे, नहीं तो ये जो सिद्धांत है ये थोड़ा सा हार्ड है। जैसे जो लिखा गया है ना, ये बहुत से कम स्टूडेंट है जिनको समझ में आता है। याद तो कर लेंगे पर समझ में बहुत कम आएगा, तो इसलिए मैं कहूँगा थोड़ा सा बेसिक आपको पता भी होना चाहिए और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उन्होंने केवल यही बात बताया, सिंपल में सुने तो उन्होंने केवल यही बात बताया कि कोई भी परमाणु है तो किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याओं का मान सामान्य नहीं हो सकता, मतलब इक्वल नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया? हमने केवल यही बताया कि किसी परमाणु के लिए किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो क्वांटम संख्या के चार प्रकार होते हैं, तो चार क्वांटम संख्याओं का जो मान होता है वो कभी भी समान नहीं हो सकता। समान मतलब चारों क्वांटम संख्याओं का मान इक्वल नहीं हो सकता इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए। ठीक है, तो केवल उन्होंने यही बताया, पाउली के सिद्धांत में हमें यही बताया गया है कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि चारों, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका दो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन का प्रथम जो क्वांटम संख्या है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो n का मान जो ये होगा इसका भी यही होगा। ठीक है, इसके बाद जो क्या होता है, जो L द्विज्ञांशी क्वांटम संख्या है उसका मान फिर से इसका द्विज्ञांशी क्वांटम संख्या जो इसका मान है वो दोनों आपस में इक्वल हो। फिर से जो अंतिम तीसरा आता है चक्रम क्वांटम संख्या, तो इसके भी चक्रम क्वांटम संख्या ये सभी इक्वल है। अंतिम आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या जो M है, और अंतिम आता है जो चक्रम क्वांटम संख्या S। तो ये चार होते हैं, ये चार क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इन चारों का जो मान है वो आपस में इक्वल हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, पाउली ने यही बताया कि देखिए तीनों का तो हो सकता है, मान लेते हैं दो का हो सकता है, तीनों का हो सकता है, अधिक से अधिक तीनों क्वांटम संख्याओं का मान इक्वल हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि चौथे वाला का मान, मतलब जो चक्रम क्वांटम संख्या है उसका मान आपस में इक्वल हो जाए। समझ में आया होगा आपको? नहीं समझ में आया होगा तो देखिए इसका एक ही उपाय है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली में ऐसे सामान्य तरह से एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे आप हैं, तो आपके जैसा कोई और भी व्यक्ति होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो पॉसिबल तो नहीं है, बट मान लेते हैं अपवाद श्रेणी में कि मान लेते हैं कहीं दुनिया में आपके जैसे कोई हों, तो क्या ये संभव है कि जैसे आप हैं, जैसा आपका दिमाग है वैसा उनका भी दिमाग है, जैसा आपका चेहरा वैसा उनका चेहरा है? ठीक है, तो ऐसा भी मान लेते हैं कि आपका जैसा दिमाग है वैसे वो भी हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसकी संभावना है। ठीक है, परंतु क्या ऐसा संभव है कि जिस देश में आप हैं उसी देश में वो भी हैं? ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। मान लेते हैं ऐसा हो गया, तो क्या ऐसा संभव है कि जिस राज्य में आप रहते हैं उसी राज्य में वो भी जो आपके जैसे हैं वो भी उसी राज्य में हैं? तो ऐसा भी मान लेते हो गया, तो क्या उस जिले में हो सकता है? ऐसा भी हो गया, तो क्या उस गांव में, जिस गांव में आप रहते हैं वैसा एक और भी व्यक्ति है जो आपके जैसा ही सेम टू सेम है? ऐसा तो हो नहीं सकता, बट ऐसा भी मान लेते हो गया, तो क्या आपके परिवार में ऐसा कोई हो सकता है कि जो आपके जैसा ही है? आपके परिवार में एक सामान्य, जैसे आप हैं वैसे ही सेम टू सेम आपके परिवार में क्या आपके जैसे कोई और भी हैं?
ठीक है। तो ऐसा संभावना बहुत ही कम है। जैसे आपकी जो बुद्धि है, दिमाग है, जो नाम है, ठीक है, जैसे आप बात करते हैं वो ऐसा सेम टू सेम कोई है जो बात करने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देश में हो सकता है, जिला में हो सकता है, ठीक है, मान लेते हैं, बट परिवार में तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि ये तीनों का तो मान लेते हैं सामान्य हो भी गया, तो चौथे वाला का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? नहीं तो आप दोनों में डिफरेंट क्या रहेगा, अंतर क्या रहेगा? तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अभी थोड़ा सा हम एग्जाम्पल भी और देंगे जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इस सिद्धांत में हमें क्या बताया गया। तो देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। समझ गए? इन्होंने केवल यही बताया कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान सामान्य नहीं हो सकता। समान मतलब इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर से कहा कि अधिकतम 3 क्वांटम संख्या जो n है, m है, l है, m है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, द्विघांसी क्वांटम संख्या जिसे हम l से, और चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन मतलब अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं n, l, m का मान सामान्य हो सकता है, परंतु चौथे क्वांटम संख्या जो s है, जिसे हम चक्रम क्वांटम संख्या कहते हैं, उसका मान कभी भी सामान्य नहीं हो सकता। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चारों का मान सामान्य हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए? ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से भी आपको कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए, एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपल वे में ले लेते हैं कि मान लेते हैं कोई परमाणु है, तो किसी परमाणु के 2n2 के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लिया हुआ है जिसमें 2n2 हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे n क्या है, उपकोष है कोई भी, ठीक है। तो 2n2 के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ऊपर 2 लिखा गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए हम कह रहे हैं। अब मान लेते हैं, सबसे पहले आप समझिएगा, ये n क्या है, मान लेते हैं, सॉरी n नहीं ना, यहाँ पे हम s लिखेंगे, 2s2, ठीक है। तो यहाँ पे जो s है, s क्या है, उपकोष होता है। हम जानते हैं कि 4 उपकोष होते हैं, एक होता है s, p, d और f, यही तो 4 उपकोष होते हैं ना, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो s उपकोष है इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही कक्षक होता है, और इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो s है, तो इसमें ये एक कक्षक होगा, मतलब कक्षक होगा, ऑर्बिटल होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके भरे जाएंगे, ठीक है। जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन भर गया और एक ये इलेक्ट्रॉन भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए, मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का एक ये इलेक्ट्रॉन है, तो मान लेते हैं सबसे पहले मैं कहूँ कि बताइए ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। सबसे पहला जो n है, n क्या बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या, कि किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बताइए ये दोनों दूसरी कक्षा में, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी कक्षा में है, तो इसका मतलब n का मान यहाँ पे 2 आया, दूसरी कक्षा में है, इसका भी मान 2 आएगा क्योंकि ये भी दूसरी कक्षा में है। ये दोनों एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दोनों है, तो ये 2s2 लिखा गया है, तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है। तो मान लेते हैं पहला जो n का मान है वो सामान्य आ गया, ठीक है, इक्वल आ गया। दूसरा आता है जो है l, जो क्या बताता है, उपकोष में है, एक ही उपकोष में है कि नहीं। तो बताइए यहाँ पे s है, तो s में ही, s उपकोष में ही तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब l का भी जो मान है, ठीक है, l का भी जो मान है वो भी l के मान के समान आ गया, ठीक है। बताइए s जो उपकोष है उसी में तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन s उपकोष में है, ये भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी s उपकोष में है, मतलब l का भी मान समान आ गया, ठीक है। तीसरा आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, इन दोनों का जो गुण है वो भी इक्वल है, ठीक है, पर इन दोनों का मान लेते हैं कि m भी यदि इक्वल है तो एक और बच जाता है जो है चक्रम क्वांटम संख्या, जिसे हम s से प्रदर्शित करते हैं। आप सामान्य तरीके से सोचिए कि क्या चक्रम मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो गति की दिशा है वो कैसा है, ठीक है, किस दिशा में। तो देख रहे होंगे आपको कि तीनों तो सामान्य हो गया, परंतु इसकी गति की दिशा इस दिशा में है,
ठीक है, और इसकी जो गति की दिशा है वो इस दिशा में जस्ट विपरीत है कि नहीं। मतलब जो s का मान होगा, जो s का मान होगा वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो वही आपको कहा जा रहा था कि मान लेते हैं 3 का तो अगर इक्वल हो भी गया तो चौथी जो क्वांटम संख्या है उसका मान कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, आशा करते हैं आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, पाउली का सिद्धांत थोड़ा सा हार्ड है, बहुत से मैंने अनुभव किया है कि बहुत से कम स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा समझ में डेप्थ में आता है, बट मैंने अपने तरफ से कोशिश कर लिया है। ठीक है, मैं यही कहूँगा यदि आपको थोड़ा सा समय है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज आपको सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम अंत में हमारे चैनल का नाम लिखिएगा और सर्च कर दीजिएगा, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।